तो बताइए, देखिए जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था वो था लास्ट टाइम शायद प्रतिरोध और विशिष्ट प्र, प्रतिरोध तक पढ़ा था ना, प्रतिरोध और वैद्युत चालकता। और आज क्या पढ़ेंगे हम लोग? ओम का नियम भी पढ़ा था ना कल ही, कल पढ़ लिया था। हाँ, ओम का नियम तक पढ़ लिया था, आज ओम के नियम का सत्यापन पढ़ेंगे। ठीक, जिसको भी याद होगा, आपको याद होना चाहिए कि ओम का नियम तक पढ़ा था। तो आज ओम के नियम का सत्यापन करते हैं हम लोग। हेडलाइन डालो अपने अपने पे, ओम के नियम का सत्यापन। ओम के नियम का सत्यापन। अच्छा, ये बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखना इस बात को। ये इम्पोर्टेंट एक डेरिवेशन है। अच्छा, ये ओम के नियम का सत्यापन है, लेकिन किसके आधार पर, ये भी समझ लो, अनुगमन वेग के आधार पर। ठीक, सुनिए सर, अगली जो हेडलाइन है वो कौन सी है? अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन। ये बहुत बार आया है, तो इसके लिए मान लो हम एक चालक बना ले रहे हैं। ये कोई एक चालक लिया जा रहा है। और इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दे रहे हैं इधर से। सुने, ये जो है चालक, मान लो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो हम बना लेते हैं। जैसे इससे पहले एक दूसरे लेक्चर में शायद पढ़ा होगा, आई और वी में संबंध, धारा और अनुगमन वेग के बीच संबंध। वहां पर ये मुक्त इलेक्ट्रॉन बनाए थे, यहाँ पर भी बना दे रहे हैं हम। ये बन गए। अब यहाँ पर जो चीज़ें हैं उनको मानो कि कौन सी क्या है, कितनी है। हमने ये माना कि ये जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है ये है ए। अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो ए, दोनों सिरों का ए समान है। इसके बाद ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, इनके जो एकांक आयतन में इनकी संख्या है वो है स्मॉल लेटर में एन। इस चालक के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? एन। और जो इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग है वो है वी डी। कितना है? वी डी। साथ ही ये बताइए, अच्छा ये चल किधर की ओर रहे होंगे बताएं? ये पॉजिटिव है और ये वाला नेगेटिव। तो देखो इलेक्ट्रॉन इधर की ओर मूव करेंगे, है ना, पॉजिटिव की ओर। तो ये इनकी डायरेक्शन इधर की ओर बना दी जाती है, ये लो।
ये इधर की ओर मूव करेंगे, और कितने वेग से, वीडी वेग से। साथ ही मान लो इस चालक की जो लंबाई है वो है स्मॉल लेटर में एल। ये एल, इतनी चीजें मान ली। अब इन्हीं को लिखना है, जो जो चीजें मानी आपने। हम लोग क्या लिखेंगे, माना एक चालक है जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए। फल ए कॉमा एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल एन है। अच्छा, ये लिखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये सारी चीज़ें लिखी जाती हैं जो जो होती हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल एन है तथा इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग वीडी है। और चालक के सिरों के बीच की दूरी एल है। तब ये चीज़ें मैंने इतनी लिख दी। ये वो चीज़ है जो इस चालक में दिखाई गई हैं और वो हमें लिखनी होती, वो लिख दी गई। ये माना एक चालक है जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n और इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग vd है, और चालक के सिरों के बीच की दूरी l। ये सारी चीज़ें दिख रही कि नहीं, इसमें दिख रही ना। जो चीज़ें हैं ये चीज़ें इतनी लिख दी गई हैं, ठीक है। और यहीं पर लिख सकते हो चालक के सिरों का विभवांतर भी है। तथा इसके सिरों के बीच विभवांतर भी है। चलो छोड़ो, लिखा आ रहा है ना, तो दिख रहा होगा, हटता ही नहीं है। सुने सर आप। हाँ, तो अब यहाँ से हम लोग क्या लिखते हैं कि यदि टी समय में, अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है डेरिवेशन। यदि टी समय में ले जाया गया आवेश, ले जाया गया आवेश Q हो, तब चालक में प्रवाहित धारा
धारा। बताइए आई बराबर क्या पढ़ा था हम लोगों ने? आई बराबर NEAVD, याद है? लास्ट टाइम निकाला गया था। ये जब टी समय में आवेश ले जाते हैं, टी समय में कितना आवेश ले गए थे Q, और जब उसको हल करते करते लेकर आए थे तो सीधे आंसर कितना आया था? आई बराबर NEAVD। वहां पर लिखा पड़ा होगा वैद्युत धारा अनुगमन वेग के बीच संबंध। या तो ये भी लिख सकते हो कि ये अनुगमन वेग VD है, अतः चालक में प्रवाहित धारा, सीधे ये लिख सकते हो। अगर ये नहीं लिखना है तो सीधे ये लिख सकते हो चालक में प्रवाहित धारा आई बराबर NEAVD। तो चाहो तो इसको हटा भी सकते हो, ये वाली चीज। ये लो, यहां से तो समझ आ जाएगा आसानी से। इतना तो पढ़ा ही गया था, अब समझो जरा। अच्छा बताएं, धारा है, वैद्युत क्षेत्र होगा कि नहीं होगा? होगा। तो हम लिखते हैं चालक में, चालक में उत्पन्न, या लिख देते हैं वैद्युत धारा के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। और बताओ क्या होता है फॉर्मूला? E बराबर V/D। क्या याद है आपको? यदि कोई एक दो सिरे हैं, उनके बीच का विभवांतर V हो, उनके बीच की डिस्टेंस D हो, तो अगर वैद्युत क्षेत्र पूछा जाए तो E बराबर क्या हुआ करता था? V/D, ये होता था। अब ये D क्या है बोलो? इस सिरे से इस सिरे के बीच की दूरी। तो यहाँ पर ये कितनी है बोलो? L। तो जहां पर ये D यूज हो रहा है वहां पर हम लोग क्या यूज कर लेंगे बताइए? L। तो E बराबर क्या आ जाएगा? V/L। बताएं, कोई दिक्कत है तो बताइए जरा। समझ आया ना कहाँ से L लिया गया है? अब ये सोचो, अगर वैद्युत एक एक कॉन्सेप्ट बनाते चलो। पहले धारा हुई, वैद्युत क्षेत्र हुआ, वैद्युत क्षेत्र है तो वैद्युत बल होगा कि नहीं होगा? होगा। तो वैद्युत बल निकाल लेते हैं अब। तो इसको शिफ्ट कर दिया जाए। ठीक, सुनिए सर, आप लिखते हैं वैद्युत बल इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला वैद्युत बल। बल, चलिए बताइए बल क्या होता है? F बराबर क्या होता है? E और Q, यही तो होता है। किस पर बल लगा रहे हो बताओ? इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल निकालने, तो फॉर्मूला F बराबर होता है EQ। EQ सही लिखा गया। पर एक बात समझो जरा, यहां पर जो Q है वो किसका लिया जाएगा बोलो? इलेक्ट्रॉन का। और इलेक्ट्रॉन के आवेश किसके बराबर होता है? स्मॉल लेटर में E के बराबर। तो यहां से जो F की वैल्यू आएगी वो इसकी जगह में, Q की जगह में स्मॉल ई और ये कैपिटल E, तो स्मॉल E और कैपिटल E। या तो समझो यहीं से मैं चेंज कर देता हूँ। बताइए इस स्मॉल ई की जगह में क्या लिखोगे? V/L, और गुणे में Q की जगह में कितना रखोगे? E। तो ये क्या बन के तैयार हो जाएगा बताओ? EV/L। EV/L समझ आया होगा इतना? देखिए ये F बराबर EQ होता है। इलेक्ट्रॉन के लिए Q का मान कितना हो जाएगा? E। और यहाँ पर E की जगह ये V/L दिख रहा है, तो E की जगह V/L, Q की जगह में आ गया E, तो ये EV/ml बन गया। अब इसके बाद थोड़ा सा और बचेगा, है तो बहुत बड़ा लेकिन समझने के लिए थोड़ा सा आसान होगा। बस ठीक है, समझिए जरा फिर। क्या बात है, सिलेक्ट ही नहीं हो पा रहा है। ठीक है, दिख जाएगा, दिखेगा।
अब सुनो सरा, जैसे ये F निकाल लो तो बताओ, अच्छा बताओ, समझो वैद्युत क्षेत्र तो फिर वैद्युत बल, अगर वैद्युत बल है तो क्या त्वरण नहीं उत्पन्न होगा, बताएं मुझे। अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन है, अगर वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो उसमें वैद्युत बल कार्य कर रहा होगा, और बल क्या होता है, धक्का या खिंचाव, मतलब किसी वस्तु पर धक्का दो या खींचो तो उसके वेग में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा, और अगर वेग में परिवर्तन हुआ तो क्या उत्पन्न हो जाएगा, बोलो त्वरण, क्योंकि वेग परिवर्तन की दर ही क्या कहलाती है, त्वरण। तो यहाँ पर अब उत्पन्न हो जाएगा त्वरण, लिखते हैं कि बल के कारण, बल के कारण इलेक्ट्रॉन पर उत्पन्न त्वरण। फॉर्मूला क्या होगा बताइए जल्दी से, यहां से अगर देखा जाए तो ये जो फॉर्मूला आएगा वो अपने पास आ जाएगा, A बराबर F/m, यही फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला आया कहाँ से, F बराबर ma पढ़ा है सभी ने। अगर ये A निकालना है तो m गुणे में इधर आएगा तो बटे में F/m, उधर क्या बचेगा A। समझ आया कहाँ से आया। अब ये वैल्यू रख दो, F की वैल्यू कितनी है बताओ, F की वैल्यू ये है EV/L, तो EV ऊपर आएगा L नीचे आएगा, तो ये रहा EV ऊपर और L नीचे आएगा तो m के साथ आ जाएगा ml। कोई दिक्कत है बताएं, नहीं होना चाहिए। अब एक बात सोचो ज़रा, जब किसी वस्तु में तुमने धक्का दिया, अब उसमें त्वरण उत्पन्न हो गया, तो लगातार उसका वेग बदल रहा होगा, तो मतलब पहले वेग कुछ और रहा होगा, अब बाद में कुछ वेग और हुआ होगा, तो अब उसका वेग भी बदल रहा होगा। तो वेग निकालने के लिए कौन सा नियम यूज करते हैं, गति के समीकरणों का। तो लिखते हैं गति के समीकरण से, गति के समीकरण से, और कौन सा, फर्स्ट लिख लो, गति के समीकरण फर्स्ट से। चलो लिखो, गति का पहला समीकरण कितने लोगों को आता है बताइए जरा। v बराबर होता है u प्लस ए टी, याद है सबको, v बराबर u प्लस ए टी, फर्स्ट ईयर का है। अब सुनो, यहाँ से चीज़ें बदल जाएंगी। अब अगर मैं लिखूँ पहले इलेक्ट्रॉन के लिए, पहले इलेक्ट्रॉन के लिए तो v की जगह में क्या आ जाएगा बोलो, v1, u, समझना ये पहले का वेग है, तो पहले वेग कुछ और होगा तो मान लो u1 लिख ले रहे हैं। फिर त्वरण तो एक समान उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि अगर वैद्युत क्षेत्र एक समान है, ये एक समान वैद्युत क्षेत्र, कैसा है, एक समान वैद्युत क्षेत्र, तो बल भी फोर्स अप्लाई हो रहा होगा, तो त्वरण कैसा उत्पन्न होगा, एक समान त्वरण उत्पन्न होगा। तो यहाँ पर त्वरण की वैल्यू a ही लिख के रहने देना। पर ये जो t है ये क्या है बताओ, टाइम है। पर ये जब टक्कर लगाते हैं, जब एक दो क्रमागत टक्कर होते हैं, तो जब उस समय इलेक्ट्रॉनों के लिए समय निकाला जाता है, तो क्या उसे श्रांति काल के नाम से नहीं जानते थे हम लोग, जानते थे, तो क्या वहां पर टी यूज करते थे, टाउ यूज करते थे, याद आ रहा होगा। तो टी को बदल देंगे हम लोग टाउ में, तो ये बन जाएगा टाउ 1। अगर मैं इसी प्रकार लिखूं, इसी प्रकार अगर दूसरे इलेक्ट्रॉन, तीसरे इलेक्ट्रॉन, चौथे, ऐसे डैश डैश चलते जाएं, तो टोटल कितने, एकांक आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन माने हैं, n, तो n तक चलेंगे। तो बताओ, इसी प्रकार मैं सीधे लिख दे रहा हूं, v2 बराबर क्या बनेगा बोलो, u2 प्लस ए टाउ 2। अगर मैं कॉमा करके v3 निकालूं तो क्या बनेगा, u3 प्लस ए टाउ 3। अब डैश डैश चलते रहोगे, un में आ जाओगे, किस में आ जाओगे, un, मतलब nवें इलेक्ट्रॉन के लिए, किसके लिए, vn, किसके लिए आ जाएंगे हम लोग, nवें इलेक्ट्रॉन के लिए। तो vn ये कितना हो जाएगा, un प्लस ए टाउ n। ये बातें समझने में किसको दिक्कत है बताएं पहले, सबको समझ आ गया। ये वो चीज़ है कि देखो, पहले त्वरण उत्पन्न होगा तो जाहिर सी बात है उसके वेग में परिवर्तन हो रहा होगा। परिवर्तन दिखाने के लिए गति के पहले समीकरण का यूज करते हैं, v बराबर u प्लस ए टी। बस यहाँ पर ये याद रखना, जो t है टाइम है, पर यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों के लिए जो टाइम यूज किया करते थे वो श्रांति काल के नाम से पढ़ते थे इस चैप्टर में। तो यहाँ पर t की जगह में टाउ चेंज होगा, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगे, त्वरण एक समान रहेगा तो a यूज करते रहेंगे। बस ये बना देंगे। अब आगे इसके थोड़ा सा और, सुनिए जरा, लिखते हैं इलेक्ट्रॉनों का औसत
वेग। अच्छा, औसत वेग कैसे निकालते हैं, कितने लोगों को याद है? औसत का फॉर्मूला कई बार बता चुके हैं, तो औसत का फॉर्मूला तो याद होना ही चाहिए। औसत का फॉर्मूला होता है वी एवरेज, और ये होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डैट 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 डैश, जितने हैं लास्ट में कितना है Vn। तो सबको ऊपर लिख दो प्लस में और उनकी संख्या नीचे लिख दो n। समझ आ रहा पूरी तरह से? अब आगे बढ़ो। फिर देखो V एवरेज, हाँ ये सुनो जरा, जब इलेक्ट्रॉनों के अलग अलग वेगों का एवरेज निकालते हो, वो जो निकल के आता है, वो जो एवरेज होता है वो अपवाह वेग के बराबर होता है। किसके बराबर होता है बताओ? अपवाह वेग, या फिर उसी को क्या कहते हैं, अनुगमन वेग। तो बताओ ये जो वी एवरेज है यही किसके बराबर है, बोलो? अनुगमन वेग के बराबर। तो इसी चीज को हम Vd से डिनोट कर लेंगे, Vd। समझ आ गया ना क्यों? अब V1 V2 V3 इन सब की वैल्यू यहां से ढूंढते हुए लिखते जाना। थोड़ा सा इसको मैं खिसका दूं इधर, कितना दिखेगा? दिख जाएगा। चलो, V1 की वैल्यू बोलो कितनी? U1 प्लस ए टाउ 1, U1 प्लस ए टाउ 1 प्लस U2 ए टाउ 2 प्लस U3 ए टाउ 3 प्लस डैट 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 डैश UN प्लस ए टाउ n। क्या समझ आ गया यहां तक? और बटे में कितना चलता रहेगा? n। यहां पर वैल्यू देखो, कुछ चीजें अलग अलग कर लो। देखो U1 U2 U3 और डैट डैश UN तक गया है कि नहीं गया है, बताएं? तो इन U वालों को अलग कर लो, U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस डैट डैट डैश कहाँ तक? UN। ये मैंने अलग कर लिया U वालों को। फिर क्या बचेगा बोलो? ए टाउ 1 ए टाउ 2 ए टाउ 3 डैट डैट डैश ए टाउ n। क्या इन सभी में से आपको ए कॉमन नजर आ रहा है, बताइए? तो जब ए कॉमन होगा तो इससे ये टाउ 1, इससे टाउ 2 टाउ 3 डैट डैश कहाँ तक बचेंगे? टाउ n तक। तो ये बचेगा टाउ 1 टाउ 2 टाउ 3 प्लस डैट डैट डैश प्लस का टाउ n। और अपॉन में कितना रहेगा बोलिए? n, क्योंकि ये बट्टे में कितना लिखा है? n। तो Vd बराबर, देखो जब चीजें ऊपर कई पद हो नीचे एक पद हो तो अलग अलग भाग कर सकते हैं हम लोग। तो यहां पर क्या आ जाएगा? U1 U2 U3 प्लस डैश 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 UN, और नीचे कितना आ जाएगा बोलिए? n। आगे फिर प्लस का ये चिन्ह लगाएंगे, ये a है, ब्रैकेट में टाउ 1 टाउ 2 टाउ 3 प्लस डैश 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 प्लस का टाउ n, अपॉन में कितना आ जाएगा बोलिए? n। इतना सबको समझ आया? कुछ दिक्कत तो नहीं इतने में? तो इस चीज़ को ध्यान रखना। अब मैं जो इक्वेशन बोल रहा हूँ इनको बना लेना और इनको याद दिलाना। ये है इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, और इसको इक्वेशन मानो सेकंड। ये दोनों इक्वेशन नोट कर लो जल्दी से कॉपी में, ये मैं पूछो तो बता देना मुझे, जल्दी से नोट करो। बस के लिए नोट कर लो, ये वाला और ये वाला, और जैसे मैं पूछूं तो इन्हें बता देना। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, इक्वेशन सेकंड क्या थी। नोट कर लिया? किसी कोई भी नोट कर लो। नोट हुआ? ठीक, सुनो ज़रा, तो पेज चेंज कर दिया जाए, अब यहाँ से ऐड कर दें, हटे। अच्छा, ये चित्र की कोई ज़रूरत ना हो तो मैं यहीं हल कर दूं इसको। चित्र की कोई ज़रूरत तो अब रही नहीं, इतनी देर में स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं आप। हटाओ, मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, और इसी पेज में कर देंगे तो आसान लगेगा। इसी पेज में करते रहे, बस 1 मिनट का टाइम दें मुझे।
ठीक है, यहीं पर ख़त्म हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। ठीक, सुनो ज़रा, अब अच्छा है, यहीं पर ख़त्म होगा। ये यहाँ तक समझ आ गया होगा सबको? ठीक, यहाँ के बाद समझे। जो इसकी वैल्यू ये किसके बराबर होगी, जल्दी से बताओ। जो इसका मान है वो किसके बराबर होगा? ये क्या लिखा है बताओ? ये u1 u2 u3, ये ऊष्मीय वेगों का औसत लिखा है। देखो भाई, u1 u2 u3 n तक गए तो बटे में n लिखा है, तो ये क्या हुआ? ऊष्मीय वेगों का औसत। और मैंने कहा था ना, कल नोट पॉइंट लिखाए थे मैंने, बाद में कुछ लिखाए थे इंपॉर्टेंट वैल्यूज। उसमें एक बात लिखाई थी मैंने कि इलेक्ट्रॉनों का औसत ऊष्मीय वेग शून्य होता है। कितना होता है? शून्य होता है। तो क्या समझ आई? इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए ज़रा? 0। इसकी वैल्यू कितनी ले लेंगे हम लोग? 0। तो यहाँ पर लिख लेना, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। अब मैं आगे बढ़ता हूँ यहाँ से। तो जो Vd का मान आएगा ये आ जाएगा 0। यहाँ लिख लेना, चूंकि औसत ऊष्मीय वेग, औसत ऊष्मीय वेग शून्य होता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों का। किसका? मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत ऊष्मीय वेग शून्य होता है। और ये क्या है? औसत ऊष्मीय वेग ही तो है, तो ये 0 आ गया, प्लस आगे a। और ये बोलो क्या है? τ1 τ2 τ3 डेड एस n बटे n, मतलब ये n बार समयों का क्या लिखा है? औसत। तो जो औसत समय आता है उसका नाम होता है श्रांति काल। क्या नाम होता है बोलिए? श्रांति काल। तो ये टाउ आ जाएगा। श्रांति काल को क्या किससे डिनोट करते हैं? टाउ से। अब ये बताओ ये कितना आ जाएगा? Vd बराबर a। और टाउ की वैल्यू बताओ कितनी है? टाउ सॉरी ए की वैल्यू बताओ, यहाँ से ए की वैल्यू बताओ। ए की वैल्यू आपको पता है, ये देखो इक्वेशन 2 में EV अपॉन ml। तो ए की वैल्यू बन जाएगी EV अपॉन ml। कोई दिक्कत तो होगी नहीं इसमें। गुणे में कितना है बोलो? टाउ। सबको समझ आया? अब बस आपको क्या करना है, ये जो Vd का मान आया है ना समीकरण, इसको 3 दे दो और Vd का मान उठा के समीकरण 1 में रखना है। किस में रखना है? 1 में। ठीक है, अब यहाँ पर लिखो कि समीकरण 3 से Vd का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 3 से Vd का मान समीकरण 1 में रखने पर रख देते हैं तो I बराबर कितना बन के आएगा बोलिए ज़रा? ये NeAVd, NeA। अब क्या आएगा बोलो? Vd ये है, दिख रहा है? तो Vd की वैल्यू ये लिखना है हमें। ये Vd दिख रहा है तो Vd की जगह में ये लिख लो। तो NeA तक लिखा और Vd की वैल्यू कितनी है? EV अपॉन ml टाउ। आ गया समझ में? अगर मैं इसी को थोड़ा सा चेंजमेंट करूं तो देखो ये I बराबर कितना है? देखो ये n है, ये E और ये E मिलकर E स्क्वायर बना देगा। फिर ये A लिखा है तो A लिख लो, फिर ये टाउ लिखा है टाउ लिख दो, नीचे लिखा है ml तो नीचे लिख दो ml। गुणे में बचा क्या होगा बोलो? केवल V। आया समझ? देखिए ज़रा, ये n है, E और E मिलकर E स्क्वायर, ये A और ये वाला टाउ, तो बचा ऊपर केवल V और नीचे ml था वो नीचे ml आ गया, तो ये वाला जो V है वो यहाँ लिख दिया। अब मैं ऐसा कर रहा हूँ, ये जो V गुणे में इधर आएगा तो बताइए किस में हो जाएगा? बटे में। तो बटे में करो इसको, I और आ जाएगा बटे में V। कोई दिक्कत किसी को बताओ? ये I ये गुणे में था, इधर आ गया बटे में, और इधर बचा गया क्या? NE स्क्वायर A टाउ अपॉन ml। सही समझ आ रहा है सबको? इसको अपोजिट कर दो। वजह बताओ, किसके नियम का सत्यापन कर रहे हो? जल्दी से बोलो। और ओम के नियम में I बटे V होता है या V बटे I होता है? तो ये उल्टा लिखा है कि नहीं लिखा है? तो अपोजिट कर दो। तो बताओ ये क्या बनेगा? V बटे I। जैसे ही उल्टा करोगे तो ये ml ऊपर हो जाएगा और NE स्क्वायर टाउ नीचे आ जाएगा, तो ml अपॉन NE स्क्वायर A टाउ। और ये जो चीज़ होती है ना, ये एक निश्चित ताप पर उसका प्रतिरोध के बराबर होते हैं। समझ गए? ये निश्चित ताप पर अगर किसी चालक को निश्चित ताप पर देंगे तो ये उसके नियत रहेगा। ये क्या रहेगा? नियत रहेगा। निश्चित ताप के लिए, किसके लिए? निश्चित ताप के लिए ये नियत रहेगा। और ये बताओ, ओम का नियम भी तो कहता था कि भौतिक अवस्था ना बदली जाए, तो अगर ताप निश्चित कर दो तो ये कांस्टेंट होगा। और बताओ ओम के नियम में कांस्टेंट किसके बराबर माना गया था बोलो?
आर के बराबर। तो ये यहाँ पर लिख सकते हो, चूंकि ये जो निश्चित ताप के लिए, निश्चित ताप पर जो n ml अपॉन n e स्क्वायर ए टाउ है वो होता है आर के बराबर। किसके बराबर? आर के। तो यहाँ पर वैल्यू बोलो कितनी है, v बटे आई बराबर हो जाएगा आर। और ये किसका नियम है बोलो? यही तो ओम का नियम है, लिख दोगे यही ओम का नियम है, यही ओम का नियम है। क्या समझ आया पूरा? ये एक ही पेज में लिख दिया इस वजह से, ताकि बड़ा था ना तो इधर उधर करते तो बड़ी दिक्कत होती। अब मैं एक बार बहुत जल्दी से 1 मिनट में सब चीज़ें बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले चालक में धारा I बराबर NEF/ED बनता है। ये हम लोग संबंध निकाल चुके थे। क्यों? क्योंकि जब अनुगमन वेग के आधार पर निकाल रहे हो तो अनुगमन वेग का होना जरूरी है कि नहीं? तो फिर धारा का ऐसा फॉर्मूला लगाओ जिसमें अनुगमन वेग आता हो। धारा और अनुगमन वेग के बीच संबंध ये तो लिखा था, I बराबर NEA/VD। ये कंप्लीट यहाँ तक। फिर सुनो, जैसी वैद्युत धारा होगी तो क्या वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर V अपॉन D होता है। पर D जो डिस्टेंस होती है चालक के सिरों के बीच अपने पास क्या माना गया था बोलो? L। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? L। समझ आया? तो यह V बटे L इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल। जैसे ही वैद्युत क्षेत्र होगा वैद्युत बल भी क्रिएट होगा। तो वैद्युत बल F बराबर क्या होता है बोलो? EQ। पर किस पर? इलेक्ट्रॉन पर। तो इलेक्ट्रॉन के लिए Q बराबर क्या होता है बोलो? E। तो F बराबर E की वैल्यू ये V अपॉन एल है, Q की वैल्यू E मिल गया है, तो ये बन जाएगा EV अपॉन एल, EV अपॉन एल। फिर इसके बाद क्या होगा? बल के कारण इलेक्ट्रॉन पर उत्पन्न त्वरण। जैसे बल लगाएंगे इलेक्ट्रॉनों पर त्वरण उत्पन्न होगा, तो वो A बराबर होता है F अपॉन M। F अपॉन M बताया था कैसे। F की वैल्यू कितनी आई बोलो? EV अपॉन एल नीचे, M भी नीचे, तो EV अपॉन ML बन के तैयार। जब किसी वस्तु पर त्वरण उत्पन्न हो जाता है तो उसके वेग में परिवर्तन 100% है कि तय हो रहा है कि उसमें परिवर्तन हो रहा होगा। तो गति के समीकरण से परिवर्तन निकालो। V बराबर U प्लस AT होता है। पहले इलेक्ट्रॉन के लिए V1 करेंगे तो U1 प्लस A/τ1 यूज होगा। इसी तरह दूसरे के लिए निकालोगे तो V2 यूज करोगे, U2 प्लस A/τ2 आएगा। फिर V3 निकाल लेना, U3 A/τ3। कितने इलेक्ट्रॉन माने हैं एकांक आयतन में? स्मॉल लेटर पे n। तो लास्ट में कौन सा मिलेगा? nवां इलेक्ट्रॉन। तो Vn आएगा UN प्लस A/τn। अब ये बताओ, सबके वेग अलग अलग नजर आ रहे हैं, तो जब सबके वेग अलग अलग आते हो तो ऐसी कंडीशन में हम लोग डेरिवेशन करते समय एवरेज निकालते हैं। तो मैंने लिखा कि कहाँ से लिखा था, यहाँ के बाद ये देखो, इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग, इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग, इसके बाद यहाँ है यहाँ इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग V एवरेज, V1 प्लस V2 V3 डेडस Vn बटे n। जितने हैं ऊपर लिखो योग करके, बटे में उनकी संख्या लिखो। V1 की वैल्यू ये दिख रही है, V2 की वैल्यू ये जो लिखी है यहाँ दिख रही है। ऐसे ही चलते रहेंगे UN प्लस A/τn। यहाँ पर U1 U2 U3 ये चीज़ें अलग अलग नजर आ रही होंगी। तो U1 U2 U3 डेडस कहाँ तक आए? U वाली चीज़ें n तक, तो UN अलग कर लिया। प्लस देखो A/τ1 A/τ2 A/τ3 डेडस कहाँ तक गए हैं? A/τn तक। तो A हर किसी में कॉमन है ना इनमें, तो A कॉमन करने के बाद क्या बचेगा अपने पास? τ1 τ2 τ3 डेडस τn, τ1 प्लस τ2 τ3 डेडस τn, और बटे में कितना रहेगा बोलिए? n। अब यहाँ पर क्या होगा? VD का मान, अगर मैं यहाँ से कहूँ ये जो चीज़ें हैं, दो पद ऊपर बड़े बड़े बना दिए मैंने, बना दिए, नीचे n है, तो इनको अलग अलग कर सकते हो। मतलब इसके बटे में भी n लिखा जा सकता है, इसके बटे में भी n लिख सकते हैं, वही काम करते हैं। बीच में प्लस है तो प्लस। अब ये क्या करोगे? ये जो चीज़ लिखी ना, ये इसको मैं एरो करके दिखाता हूँ। ये है औसत ऊष्मीय वेग, ये है इलेक्ट्रॉनों का औसत ऊष्मीय वेग U एवरेज, और इसकी वैल्यू होती है 0। कितनी होती है बोलो? 0। समझ आ गई? तो इसकी वैल्यू मैंने लिख दिया 0। फिर ये क्या है? τ1 τ2 τ2, जो अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स है ना, उनका जो समय लग रहा है टक्कर करने का, मतलब श्रांति काल। तो जब सभी अलग अलग इलेक्ट्रॉनों के श्रांति कालों का एवरेज निकालते हैं तो वो बन के आता है श्रांति काल टाउ। समझ गए कि एवरेज इतना है उसका, तो वो केवल बन के आ जाएगा टाउ। तो ये τ1 प्लस τ2 τ3 डेडस τn बटे n की वैल्यू कितनी बन जाएगी? टाउ। तो इसकी वैल्यू देखो लिख दी गई 0, प्लस ये A अपनी जगह में, इसकी वैल्यू आ गई टाउ। अब VD बराबर क्या बचा? A की वैल्यू देखो समीकरण इसमें ये दिख रहा है, EV अपॉन ML, EV अपॉन ML। तो A की वैल्यू आ गई EV अपॉन ML, और ये टाउ था तो टाउ बना दिए। ये इक्वेशन थर्ड। अब हमें सोचो जरा, संबंध किस में निकालना है? ओम के नियम का। और ओम के नियम में किस में संबंध है? I और V में। तो V यहाँ पर दिख रहा है, अब I तो नहीं दिख रहा है, तो I कहाँ पर है इतने में से? देखो इस इक्वेशन पे।
तो समझ आया इसी में क्यों रखा, क्योंकि हमें संबंध बनाना था। तो मैंने लिखा थर्ड वाले समीकरण से VD का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो I बराबर NEA, इतना ये देखो चीज़ें सेम है, NEA तक लिख दिया मैंने, और गुणे में VD था तो EV टाउ अपॉन ML, EV टाउ अपॉन ML। अब ये देखो ये N है अपनी जगह में, ये N अपनी जगह में, E और E मिलकर E स्क्वायर, ये A और ये टाउ, बचा V ऊपर तो गुणे V और नीचे ML, ये V गुणे में था इधर आएगा तो बताइए बट्टे में हो जाएगा, और ये बचेगा इधर ये पूरा। अब हमें पता था कि जो ओम का नियम वो तो याद होना चाहिए ना कि V बटे I का अनुपात नियत होता है। तो अगर मैं कहूँ कि ये जो चीज़ है I बटे V बटे I का अपोजिट दिख रहा है तो उल्टा कर लो, तो V अपॉन I ये उल्टा हो जाएगा ये भी। अब ये जो चीज़ होती है निश्चितता पर ये कांस्टेंट के बराबर होती है, और वो कांस्टेंट किसके बराबर होता है R के, तो ये बन जाएगा R, और यही हो जाएगा ओम के नियम का सत्यापन। समझ आ गया होगा पूरी तरह से। ठीक, तो फिर अब हम प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट जिन्हें लेना है वो ले सकते होंगे यूट्यूब पहले।